हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूटेरिया। मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो है महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन प्रश्न श्रृंखला का 21वां अध्याय। इससे पहले 20 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे पुराने वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस श्रृंखला को और आते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन गुफा का संबंध किस किस गुफा से रहा है। तो गुप्त काल आपको पता है कि भारतीय प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल में से एक माना जाता है और इस काल के दौरान चित्रांकन के स्तर पर गुफाओं का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन है बाघ गुफा, एलोरा गुफा, अजंता गुफा, ए एवं सी दोनों। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ए एवं सी दोनों, क्योंकि बाघ गुफा एवं अजंता गुफा दोनों का संबंध जो है वो गुप्त काल से जोड़ा जाता है। वास्तव में बाघ गुफा जो है ये मध्य प्रदेश और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में उपस्थित है, यानी महाराष्ट्र में है। और यहाँ से जो है मुख्य रूप से जो है चित्रांकन से संबंधित पेंटिंग प्राप्त हुए हैं, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। तो बाघ एवं अजंता गुफाओं का संबंध जो है वो गुप्त काल से है। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है। तो आपको पता है कि भारतीय इतिहास में जो इस्लामिक प्रवेश है वो सिंध विजय के माध्यम से ही हुआ था। इस सिंध विषय के संबंध में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। ऑप्शन है रेहला, किताबुल हिंद, चचनामा, तारीख फरिश्ता। तो इसका सही उत्तर जो है वो है चचनामा। अरबों द्वारा 712 ईस्वी में सिंध विजय की जानकारी फारसी ग्रंथ चचनामा से मिलती है। इसके लेखक अली अहमद हैं। इसमें चच राजवंश के इतिहास का जो वर्णन किया गया है तथा अरबों द्वारा जो सिंध विजय किया गया है उसका वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को जो है फतहनामा सिंध तथा तारीख अल हिंद बस हिंद सिंध के नाम से भी जाना जाता है। तो चचनामा कह ले या फिर फतहनामा सिंध, इसी पुस्तक को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी कब्र जो है वो भारत में मौजूद है, भारत के गाजीपुर में मौजूद है। तो इसका ऑप्शन जो है वो है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो भारतीय इतिहास में एक गवर्नर जनरल के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनके शासनकाल के दौरान कुछ घटनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, जैसे 1793 ईस्वी में लागू किया गया अस्थाई बंदोबस्त। इसके अलावा इन्हीं के द्वारा कलेक्टर पद का सृजन किया गया था, यानी भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा इनका कब्र जो है वो भारत में मौजूद है, इसके कारण भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ जो है विभिन्न जनजातीय आंदोलन और दूसरे उस जनजातीय आंदोलन के नेता के नाम दिए गए हैं। अहोम विद्रोह जो है वो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में आयोजित हुआ था। पागलपंथी विद्रोह टीपू शाह के नेतृत्व में, खासी विद्रोह तीरथ सिंह के नेतृत्व में और पाइक विद्रोह चीतर सिंह के नेतृत्व में आयोजित हुआ था। तो कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर जो है वो है पाइक विद्रोह चीतर सिंह। अन्य तीन जो है वो सही सुमेलित है। पाइक विद्रोह की बात करें तो पाइक जो है बक्सी जगबंधु जो है इनके नेतृत्व में जो है लड़ा गया था। इसके अलावा जो चीतर सिंह थे उनके नेतृत्व में रामोसी विद्रोह जो है वो लड़ा गया था। तो कुछ जो ये जनजातीय विद्रोह हैं ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ज़रूर याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना ऑप्शन है भगत सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, मास्टर सूर्य सेन। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, मास्टर सूर्य सेन। मास्टर सूर्य सेन यानी इनको पेशे से शिक्षक थे और इसके अलावा जो है सूर्य सेन जो है वो बंगाल के एक प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। तो मास्टर सूर्य सेन ने बंगाल में 1930 में इंडियन रिपब्लिक आर्मी यानी IRA की स्थापना की। इसके गठन के बाद ही क्रांतिकारी लहर जो है वो पूरे बंगाल में फैल गई और सूर्य सेन के नेतृत्व में स्वतंत्रता के दीवानों ने 1930 में चटगांव में जाकर के शस्त्रागार को लूट लिया। ये शस्त्रागार लूट कांड सूर्य सेन से जोड़ करके काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये दोनों ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA और इसके अलावा चटगांव शस्त्रागार लूट। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। एक तरफ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विभिन्न स्थलों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है इनसे संबंधित जो है नदियों के नाम दिए गए हैं। तो नदी और
स्थल दोनों का मिलान करने के लिए जो ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए इसे देखते हैं सही उत्तर। सिंधु नदी जो है ये मोहनजोदड़ो जो है इसके सिंधु नदी के तट पे है। भोगवा नदी के तट पे जो स्थल प्राप्त हुआ है वो है लोथल, जो कि एक बंदरगाह के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। हिंडन के किनारे जो है वो आलमगीरपुर पाया गया है, जो कि यूपी में है और यह सबसे पूर्वी स्थल है। इसके अलावा घग्गर नदी के किनारे जो है वो कालीगंगा राजस्थान का शहर प्राप्त हुआ है। तो ये एक तरफ नदियों के नाम और दूसरी तरफ स्थल के नाम दिए गए हैं, इसका सही सही सुमेलित याद रखिए। सातवां प्रश्न की ओर आते हैं। सातवां प्रश्न है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? ऑप्शन है वामदेव, ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, विश्वामित्र। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, इसके संबंध में आपको पता होगा, जिसमें पहला और 10वां जो मंडल है ये सबसे नया मंडल माना जाता है। इसके अलावा 2 से लेकर के 9 तक के जो मंडल है वो प्राचीन मंडल माने जाते हैं। इसमें से एक जो सबसे प्रसिद्ध मंडलों में से एक है वो है तृतीय मंडल, जिसकी रचना जो है वो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। ऋग्वेद सबसे पुराना जो है वो वेद है और सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत इसे ही माना जाता है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आवाहन करने के लिए जो मंत्र है उसका वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है विश्वामित्र। आठवां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की है? तो आपको पता है लाइट ऑफ एशिया के लिए जो है गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। इसके अलावा लाइट ऑफ एशिया के साथ साथ गौतम बुद्ध को जो है एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है हिंदी में। तो इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? एडविन अर्नाल्ड के द्वारा, एडविन बेकहम के द्वारा, मार्टिन सप्रू के द्वारा, डेविड सिनेडवान के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, एडविन अर्नाल्ड। एडविन अर्नाल्ड की जो ये पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है। और किसको कहा जाता है द लाइट ऑफ एशिया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध आसानी से इसका उत्तर जो है वो याद रख सकते हैं। 9वां प्रश्न है, किस सल्तनत शासक के समय में मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? तो भारत पर पश्चिमी सीमा प्रांत क्षेत्र से जो है वो मंगोलों का आक्रमण हुआ था और यह मंगोलों का आक्रमण जो है वो सल्तनत काल में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो सल्तनत काल में किसके समय में ये मंगोल आक्रमण शुरू हुआ था? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इल्तुतमिश। सबसे पहली बार जो है वो भारत में जो है मंगोलों का आक्रमण जो है वो इल्तुतमिश के समय जो है वो शुरू हुआ था और इसके बाद जो है बलबन के समय में इसका काफ़ी ज़्यादा बलबन ने जो है गंभीरता के साथ इसका विरोध किया था। इसके अलावा बाद में जाकर के खिलजी वंश के समय में भी मंगोलों को बाहरी सीमा पर ही रोकने का प्रयास किया गया था। 10वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? तो वह शासक कौन है जिसने दिल्ली सल्तनत के शासन के दौरान जो है सबसे लंबे समय के लिए जो है वो शासन किया? तो इसका ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर अगर देखें तो ये है बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो शासक था वो था बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत के शासन के दौरान जो है वो तुगलक वंश का शासन सबसे अधिक था। तो यदि वंश पूछा जाएगा तो तुगलक वंश लिखा जाएगा, लेकिन अगर शासक पूछा जाएगा तो बहलोल लोदी होगा। इन विभिन्न शासकों को देखें तो बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से लेकर 1489, सिकंदर लोदी जो थे वो 1489 से 1517, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक शासक रहा था। 11वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के लिए सभी अधिकार वापस लेने की घोषणा कब की गई? तो आपको पता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के बाद जो है वो कंपनी से सारे शासन के अधिकार जो थे वो वापस ले करके जो है वो क्राउन को सौंप दिए गए थे और इस प्रकार से जो वहाँ के राजा या रानी होंगे उन्हीं को जो है शासन करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ये घोषणा कब की गई थी? 1 जनवरी 1858, 1 नवंबर 1858, 1 दिसंबर 1858 और 3 नवंबर 1858। इसका जो सही उत्तर है वो है 1 नवंबर 1858 को। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत का शासन करने के लिए सभी अधिकार वापस ले लिए और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में
लॉर्ड कैनिंग ने महारानी के उद्घोषणा को पढ़ा और इसी उद्घोषणा के बाद जो है वो कंपनी से शासन सीधे क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की है? यानी काफ़ी खतरनाक प्रशासन, यानी ऐसा प्रशासन जिसमें प्रजा की बिल्कुल भी देखभाल नहीं की जाती है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना जो है वो औरंगजेब के प्रशासन से करने वाले क्रांतिकारी या भारतीय थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना जो है वो औरंगजेब के शासन से की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 13वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन कब भारत में आया था। तो 1946 में आया था और इसी कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत में क्या किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन भी कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं पर हुआ था। तो 1946 में भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेबल। इसका जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड वेबल, क्योंकि लॉर्ड वेबल का जो शासनकाल था वो अक्टूबर 1943 से लेकर के फरवरी 1947 था और इसी बीच में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। इसमें से इस शिष्टमंडल की बात करें तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर इसके प्रमुख सदस्य 3 थे। 14वां प्रश्न है, हार्टोग समिति का संबंध किससे था? भू राजस्व से, अकाल से, शिक्षा से, कृषि से। तो हार्टोग समिति काफ़ी प्रचलित समिति थी और इसका जो संबंध था वो था शिक्षा से। वर्ष 1929 में शिक्षा में विकास पर जो है एक रिपोर्ट देने के लिए फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति का गठन किया गया था। इसे ही नाम दिया गया था हार्टोग समिति। तो इस हार्टोग समिति का जो संबंध है वो वास्तव में किससे है? शिक्षा से। तो इसका सही उत्तर जो है वो है शिक्षा। 15वें प्रश्न की ओर आते हैं। 15वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के दौरान मध्यस्थता किसने की थी? तो आपको पता है कि 1931 में गांधी और इरविन समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसको लागू करवाने में या इसको सफल बनाने में 2 प्रमुख व्यक्तियों का योगदान था। ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर, सरोजनी नायडू, A एवं B दोनों। इसका जो सही उत्तर है वो है A एवं B दोनों। तेज बहादुर सप्रू और जयकर की मध्यस्थता में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। सरोजनी नायडू ने इस दौरान गांधी और इरविन के 2 महात्मा कह करके जो है संबोधित किया था। तो इस प्रकार से जो है इन्हीं के प्रयासों के बदौलत जो है यह समझौता जो है वो हो पाया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो है 16वां प्रश्न, निम्नलिखित देशों में किन से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो आपको पता है कि पृथ्वी पर महत्वपूर्ण जो रेखाओं में से विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके अलावा समय रेखा और तिथि रेखा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मकर रेखा की बात करते हैं। मकर रेखा जो है वो निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? ऑप्शन है उरुग्वे, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली। इसका जो सही उत्तर जो है वो है उरुग्वे। उरुग्वे से होकर के जो है मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा का मान 23.5 डिग्री जो है वो दक्षिणी अक्षांश है। तो ये जो रेड कलर की रेखा आप देख रहे हैं ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, जिसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। यह मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिकी महादेश, अफ्रीका महादेश और ऑस्ट्रेलिया महादेश से होकर के गुजरती है। इसके कारण इससे गुजरने वाले देशों में अगर बात करें तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख देश हैं जिससे होकर के मकर रेखा गुजरती है। आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करेंगे तो देखेंगे कि लाल मिट्टी है। इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम की प्रचुरता के कारण, संचित ह्यूमस के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण या फिर फॉस्फेट की प्रचुरता के कारण। तो लाल मिट्टी आपको दक्षिण भारत और कुछ भागों में उत्तर भारत में भी देखने को मिल जाएंगे
और मध्य भारत में। तो ये जो लाल मिट्टी होती है ये किसके कारण होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन की प्रचुरता के कारण जो है यह मुख्य रूप से लाल कलर की होती है। तो लाल कलर के होने के कारण तो आप समझ गए। अब बात करते हैं कि फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। यह भारत के लगभग 10.6% भाग में जो है ये पाया जाता है, जो लगभग 3.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में है। तो भारत में सर्वाधिक रूप से जो ये लाल मिट्टी पाई जाती है ये तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। इसके अलावा अन्य मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी लाल मिट्टी देखने को मिलती है। 18वां प्रश्न है केप केनावेरल। केप केनावेरल जो है वह स्थान है जहां से अंतरिक्ष के शटल जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। यह किस तट पर स्थित है? तो केप केनावेरल जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण कैरोलिना, उत्तरी कैरोलिना, वर्जीनिया, फ्लोरिडा। तो केप कैनावेरल जो है ये कहाँ है? ऑप्शन जो है इसका सही होता है ऑप्शन डी, फ्लोरिडा के तट पे। ये क्यों फेमस है आइए समझते हैं। केप कैनावेरल जो है ये वास्तव में फ्लोरिडा के तट पर स्थित है और यहाँ से अमेरिका का जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष केंद्र है जिसे कैनेडी स्पेस सेंटर कहते हैं वो यहीं स्थित है और यहाँ से अंतरिक्ष शटल प्रक्षेपित किए जाते हैं यानी अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। तो ये बहुत ही फेमस जगह है, अमेरिका का स्पेस पोर्ट जिसे कहते हैं, ये स्पेस पोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसे याद रखेंगे कि ये स्पेस पोर्ट है और यह कहाँ स्थित है? तो ये फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। 19वां प्रश्न हमारा है कोडाई कनाल निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, पलानी की पहाड़ियों पर, इलायची की पहाड़ी पर, जावड़ी की पहाड़ी पर। तो ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख चोटी है और यह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, पलानी की पहाड़ियों पर। कोडाई कनाल पश्चिमी घाट में पलानी की पहाड़ियों पर स्थित एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है और यह एक पर्यटन का प्रमुख स्थल माना जाता है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है अन्नामुडी दिखाई दे रहा है, वहीं पर जो है पलानी के हिल्स के पास जो है ये कोडाई कनाल भी स्थित है। आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़ और उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं जो है वो किस क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगी? तो इसका ऑप्शन है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, पूर्वी चीन क्षेत्र में, मध्य एशिया के क्षेत्र में और उत्तरी अमेरिका का अटलांटिक तटीय क्षेत्र में। तो ये जो विभिन्न विशेषताएं आप देख रहे हैं ये विशेषताएं मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाएंगी? इसका सही जो उत्तर है वो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ये सभी विशेषताएं जो है मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। खास करके सदाबहार ओक के पेड़ जो है वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है एक महादेश भी है और यहाँ एक प्रमुख देश भी ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया देश में जो है वो कौन सी नदी नहीं बहती है? ऑप्शन है हंटर, फिलेंडर, ऑरेंज, गिलबर्ट। तो इन चारों नदियों में जो नहीं बहती है वो है ऑरेंज नदी। अन्य तीनों नदियों का संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से है। ऑरेंज नदी का संबंध जो है वो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका की सीमाओं के भीतर बहने वाली एक लंबी नदी है और यहाँ आप देख रहे हैं ये साउथ अफ्रीका देश है और यहाँ पे ऑरेंज नामक नदी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ऑरेंज रिवर जो है वो साउथ अफ्रीका में है। 22वां प्रश्न है अरुण नदी, बरून नदी, तमूर नदी निम्नलिखित नदी प्रणालियों में से किसका हिस्सा है? तो अरुण नदी, बरून नदी और तमूर नदी जो है वो नदी प्रणाली में किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन जो है वो है कोसी नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, यमुना नदी प्रणाली, गंडक नदी प्रणाली। इसका जो सही उत्तर जो है वो है कोसी नदी प्रणाली, बिहार। तो उपरोक्त तीनों नदियाँ जो है वो कोसी नदी प्रणाली से संबंधित है। कोसी नदी को जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है और इसका मूल कारण जो है ये नदी जो है मार्ग बदलने के लिए ज़्यादा प्रचलित है और जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा बिहार में विभीषिका यानी बर्बादी लाती है और जिसके कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। 23वां प्रश्न है गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो काफ़ी फेमस है गोकक जलप्रपात। ऑप्शन है शरावती नदी पर, नर्मदा नदी पर, घाट प्रभा नदी पर और कृष्णा नदी पर। तो गोकल जलप्रपात जो है वो है वास्तव में घाट प्रभा नदी पर।
गोकक जलप्रपात कर्नाटक राज्य में घाटप्रभा नदी पर स्थित है। घाटप्रभा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आते हैं अगले पॉइंट की ओर और अगला पॉइंट जो है हमारा है 24वां प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिला और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो यानी वह कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल का उपयोग करके कोई भी राज्य अपने क्षेत्र के गरीब जो है बच्चे या महिलाओं को लेकर के जो है विशेष योजनाएं बना सकती है? आर्टिकल 42, आर्टिकल 46, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 24। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो महिलाओं और बच्चों को लेकर के जो है वो है आर्टिकल 15। वास्तव में आर्टिकल 15 के तहत जो है ये इक्वलिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको पाने के लिए जो है महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। जैसे स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देना, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना आदि इसी आर्टिकल से संबंधित है, जिसे विस्तारित रूप में वर्तमान में आरक्षण और अन्य माध्यमों से बच्चों और महिलाओं तक पहुंचाया जा रहा है। 25वां प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1948, 1953, 1956 और 1979। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो 1953 में गठित किया गया था। काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में हुआ था, जिसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1955 में प्रकाशित की थी यानी प्रस्तुत की थी। तो ये आपको याद रखना है, इससे आपको जो है पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो प्रथम आयोग और द्वितीय आयोग है यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है गोलकनाथवाद 1965, केशवानंद भारतीवाद 1973, मिनर्वा मिल्सवाद 1980 और SR बोम्मईवाद 1994। तो जो निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है वो है गोलकनाथवाद 1965, क्योंकि गोलकनाथवाद का संबंध 1967 से है। इसके अलावा अन्य का जो वर्ष के साथ सुमेलित है ये सुमेलित है। ये बता दें ये वाद जो है ये सबसे प्रसिद्ध वादों में से एक है ये सभी वाद, और ये वाद जो है भारतीय संविधान के परिवर्तन और भारतीय संविधान से जोड़ करके काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे हैं। गोलकनाथ मामला जो है वो 1967 का भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का था, जिसमें न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संसद संविधान के मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का रोक नहीं लगा सकती है। लेकिन बाद में खुद सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि संसद जो है वो संविधान में मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकता है, जिसके बाद मौलिक अधिकारों की संख्या 42 जो 7 थी उससे घटा करके 6 कर दिया गया। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है? तो वैसी विशेषता जो फेडरल सिस्टम को बढ़ावा देता है, यूनिटरी सिस्टम को नहीं, वो कौन सी है? ऑप्शन है आपातकालीन उपबंध, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य अनश्वर नहीं है, द्विसदनीय विधायिका। तो ये जो सिस्टम है ये किसके द्वारा जो है ये संघीय विशेषता में शामिल किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है द्विसदनीय विशेषता। बात करें तो एकल विशेषता यानी ऐसी विशेषता जिसमें केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं उसे संघीय विशेषता नहीं कहते हैं। वैसी विशेषता जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है वो संघीय विशेषता में शामिल होते हैं। तो द्विसदनीय विधायिका यानी एक लोकसभा और दूसरा जो है वो राज्यसभा यानी राज्यों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे में ये जो है ये संघीय विशेषता है, जबकि ये तीनों विशेषताएं जो है वो एकात्मक यानी केंद्र सरकार के शक्तियों को बढ़ाने वाला है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? तो आर्टिकल 21 क्या है? आप जानते होंगे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है आर्टिकल 21। तो क्या इसमें ये सभी शामिल है या नहीं? आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शयन का अधिकार, उपयुक्त सभी। तो वास्तव में आर्टिकल 21 का काफ़ी विस्तार हुआ है और विस्तार होने के क्रम में आज की स्थिति में जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आश्रय का अधिकार, सोने का अधिकार, स्वास्थ्य से संबंधित अधिकार, ये सभी अधिकार आज आर्टिकल 21 से संबंधित है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा से संबंधित उपबंधों का उल्लेख नहीं मिलता है? तो भारतीय संविधान के कई आर्टिकल में शिक्षा से संबंधित प्रावधानों को दर्शाया गया है। तो किस में शिक्षा से संबंधित प्रावधान नहीं है? ऑप्शन है आर्टिकल 21A,
आर्टिकल 51A, आर्टिकल 41A, आर्टिकल 350A। तो जो शिक्षा से संबंधित नहीं है उसका सही उत्तर जो है वो है आर्टिकल जो है 48A। यह वास्तव में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो 21A, 51A, 350A और आर्टिकल 45 मुख्य रूप से शिक्षा से संबंधित आर्टिकल हैं। 30वें प्रश्न की ओर आते हैं। 30वां प्रश्न है, साधारण विधेयक को जिसे राज्य विधानसभा ने पारित कर दिया है, राज्य विधान परिषद पहली बार में कितने समय तक रोक के रख सकती है। तो आपको पता है कि कुछ राज्यों में जो है वो विधानसभा और कुछ राज्यों में जो है विधानसभा के साथ साथ जो है विधान परिषद भी मौजूद है। तो यदि विधानसभा के द्वारा किसी विधेयक को पास कर दिया जाता है तो विधान परिषद जो है उसे कम से कम अधिक से अधिक कितने समय के लिए रोक सकती है पहली बार में। तो वो 4 महीने के लिए रोकती है, जिसमें से पहली बार में 3 महीने के लिए और बाद में 1 महीने के लिए, कुल 4 महीने के लिए मैक्सिमम रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है पहली बार में कितने समय के लिए रोका जाएगा, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, जो है 3 माह। तो अधिकतम 3 माह के लिए पहले बार में और दूसरे बार में 1 माह के लिए, यानी अधिक से अधिक 4 माह के लिए रोका जा सकता है। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य देश नहीं है। तो G7 क्या है, वास्तव में विकसित देशों का समूह है और इसमें कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन है कनाडा, इटली, चीन, जापान। तो सही उत्तर जो है वो है चीन, क्योंकि चीन जो है वर्तमान में विकसित देशों के श्रेणी में नहीं आता है, जिसके कारण जो है इसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो विकसित देशों में नहीं है ये। और इसमें जो शामिल देश हैं वो कौन कौन है, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। पहले ये G8 था, इसमें रूस भी शामिल हुआ करता था, बाद में रूस हट जाने के कारण इसे अब G7 कहा जा रहा है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 32वां प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में मानव है, यानी खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में हमेशा मानव शामिल होता है। मानव को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, एक निर्माता के रूप में, एक प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में, एक द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में, एक प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में। तो वास्तव में अगर फूड चेन देखेंगे तो वहाँ पे जो मानव है ये दोनों की श्रेणी में आता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों की, क्योंकि ये जो ह्यूमन है यह पेड़ पौधे यानी घास फूस, यानी आप कह सकते हैं कि जो मुख्य रूप से खाने वाले फल और सब्जियां हैं उनको भी खाते हैं। इसके अलावा मानव मछलियां और मीट भी खाते हैं, जिसके कारण वो द्वितीय श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही प्रकार के उपभोक्ता श्रेणी में मानव शामिल होता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न है, 1 किलोवाट जो है के बराबर क्या होता है। ऑप्शन है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 36 गुने 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 5 जूल और 3.6 गुने 10 के पावर 5 जूल। इसका जो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। वास्तव में 1 वाट सेकेंड बराबर 1 जूल होता है, 1 वाट घंटा बराबर जो है वो 3600 जूल होता है, जबकि 1 किलोवाट घंटा बराबर जो है वो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। इसे हम लोग 36 लाख जूल के रूप में भी जानते हैं। तो इस प्रकार से 1 किलोवाट जो घंटा है वो किसके बराबर होता है, वो 3.6 गुने 10 के पावर 6। आते हैं 34वें प्रश्न की ओर। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो बात यहाँ चल रहा है उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस में जब रखा जाता है तो ऑप्शन है काल्पनिक और सीधा बनता है, काल्पनिक और उल्टा बनता है, वास्तविक एवं सीधा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। इसका जो सही उत्तर जो है वो है काल्पनिक एवं सीधा बनता है। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस एवं लेंस के बीच रखेंगे तो प्रभावित जो है वो हमेशा जो है वो काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से बड़ा जो है प्रतिबिंब बनता है। 35वां प्रश्न है, पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान होता है। तो पृथ्वी है, उस पर कोई वस्तु रखी गई है तो उस पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है। ऑप्शन है 0, 9.8 मीटर पर सेकेंड, अनंत, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है 0। वास्तव में चूँकि
त्वरण के हिसाब से जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिरती है तो पर सेकेंड जो है वो 9.8 मीटर के मात्रा में बढ़ती चली जाती है, लेकिन वो अगर सतह पे सटी हुई है तो वहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो क्या होता है, वो शून्य होता है। तो किसी वस्तु के ऊंचाई पर स्थित होने पर वहाँ तक पहुँचने में लगे गुरुत्व बल के समतुल्य स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। इसे ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी पर पड़ी वस्तुओं से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान हमेशा शून्य होता है। 36वां प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट और कितने हर्ट्ज पर होती है। तो एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से जो घरों में बिजली कनेक्शन भेजा जाता है, इस बिजली कनेक्शन में कितना वोल्ट और हर्ट्ज होता है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट और 25 हर्ट्ज, 300 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, 500 वोल्ट और 60 हर्ट्ज। इसका जो सही उत्तर है ये आपने देखा होगा, आपके स्टेबलाइज़र में ये देखने को मिल जाएगा। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज जो है इसकी मात्रा होती है। तो हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति की सप्लाई की जाती है वो 220 वोल्ट तथा उसकी आवृत्ति जो है वो 50 हर्ट्ज होती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हमारा 37वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। तो पेट के जीवाणुओं को नाश करने वाला कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन है H2SO4, HCl, HNO4, H3PO4। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है HCl। HCl जो होता है वो आमाशय के बाहरी परत पर जो है वो जठर ग्रंथि यानी पेप्टिक ग्रंथि पाई जाती है जो HCl स्रावित करती है। यह पेट के जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा सभी एंजाइम को सक्रिय रखता है, जिससे जो है ये पेट के जितने भी जीवाणु हैं उनका नाश हो जाता है। 38वां प्रश्न है, पीत यानी बाइल किसके पचाने में सहायक होता है। ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो पीत होता है यह किसको पचाने में सबसे ज़्यादा कारगर होता है। इसका जो सही उत्तर है वो है फैट यानी वसा को पचाने में ये सबसे ज़्यादा कारगर होता है। जब भोजन जो है वो आमाशय में पहुंचता है तब पीत निकल करके जो है वो भोजन से मिलने लगता है। इससे भोजन अम्लीयता जो है उसको समाप्त करके इसे क्षारीय बना देता है और यह वसा के पाचन में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। तो ये जो पीत होते हैं ये फैट को कम करते हैं। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। क्यों जरूरी है और क्यों बढ़ जाता है। तो अधिक प्रोटीनों के पाचन करने के लिए, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए, शरीर में अधिक वसा बनाए रखने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शरीर की कैलोरी की आवश्यकता जो है वो गर्मी में क्यों बढ़ जाती है सर्दियों की तुलना में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए। तो बाहरी टेम्परेचर की तुलना में जो है भीतरी टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए जो है ये ऐसा करते हैं। तो ठंडे में शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। आते हैं 40वें प्रश्न की ओर। इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र कौन सा है। जो इंजन होते हैं खास करके चालक में जो चलाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उसमें चाल को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। मल्टीमीटर, आमीटर, एनीमोमीटर, टेकोमीटर। इसका जो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, टेकोमीटर। टेकोमीटर वास्तव में अत्यधिक चाल को मापने में ही प्रयोग किया जाता है, जबकि मल्टीमीटर जो है वो बहुमापी यंत्र है। आमीटर विद्युत धारा को मापने का यंत्र है और एनीमोमीटर जो है वो पवन के वेग को मापने का यंत्र है। 41वें प्रश्न के आते हैं, कौन सा या कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। अमीनो अम्ल, स्टार्च, शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा इसमें से प्रकार नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट जो इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो स्टार्च, शर्करा ये सभी जो है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जबकि अमीनो अम्ल जो है वो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं आता है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो ये सभी जो है वो कार्बोहाइड्रेट के जो है विभिन्न जो है रूप को दर्शा रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर में त्वरित रूप से ऊर्जा क्रिएट करने के लिए जाना जाता है। 42वां प्रश्न है, कक्षाओं के ऊर्जा स्तर कैसे निर्भर करते हैं। नाभिक से दूर जाने पर बढ़ जाता है, नाभिक से दूर जाने पर घट जाते हैं और नाभिक से दूर जाने पर समान रहते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो कक्षाओं का जो ऊर्जा स्तर होता है, वास्तव में जब आप इसको देखेंगे कि नाभिक जो है, उस नाभिक से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, ये क्या होगा, इसमें ऊर्जा का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा। यह बोर का परमाणु मॉडल जो है उससे संबंधित है। बोर के परमाणु मॉडल में 3 सिद्धांत जुड़े हुए हैं। पहला है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित वृत्ताकार पथ पर घूमेंगे और चक्कर लगाएंगे। दूसरा है, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर पर ऊर्जा सेल कहेंगे। और तीसरा है, कक्षा के ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ जाते हैं। तो यही जो तीसरा पॉइंट है, यही प्रश्न के रूप में पूछा गया है। बोर के परमाणु मॉडल से संबंधित ये प्रश्न है। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फर्म की विशेषता या विशेषताएं नहीं है। तो पूंजीवादी फर्म, आपको पता है कि अमेरिका जैसे देशों में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया है, तो वहाँ पूंजीवादी फर्म स्थापित किए जाते हैं। तो बाजार के लिए उत्पादन करना, उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व होना और पूंजी का निरंतर संचय होना। तो पूंजीवादी व्यवस्था में जब आप जाएंगे तो बाजार के लिए ही हमेशा उत्पादन होता है, और उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व, यानी जो पूंजीपति लोग होते हैं वही उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं, और निजी हाथों में ही इसका स्वामित्व, यानी जो मालिकाना हक होता है वो निजी व्यक्तियों के पास होता है। पूंजी का इसमें निरंतर जो है वो संचयन, यानी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास ही पूंजी सिमट करके रह जाती है। तो ये तीनों के तीनों जो व्यवस्थाएं या विशेषताएं आपको दिखाई दे रही है, यह पूंजीवादी फार्म से संबंधित विशेषताएं हैं। 44वां प्रश्न जो है वो गोइपोरिया समिति से संबंधित है। तो गोइपोरिया समिति जो है वो किससे संबंधित थी। ऑप्शन है, बीमा क्षेत्र, बैंक सेवा क्षेत्र, कृषि साख क्षेत्र, प्रतिभूति घोटाला क्षेत्र। इसका जो सही उत्तर जो है वो गोइपोरिया समिति का संबंध जो है वो शहरी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार लाने से जो है वो संबंधित है। तो बैंक सेवा क्षेत्र से संबंधित है गोइपोरिया समिति। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। वास्तव में 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो प्रत्यक्ष कर होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष कर होते हैं। प्रत्यक्ष कर का मतलब सीधा सीधा होता है, यह वही व्यक्ति चुकाता है जिस पर लगाया जाता है, और अप्रत्यक्ष में लगाया किसी और पे जाता है और चुकाना किसी और को पड़ता है, ये अप्रत्यक्ष कर हो जाते हैं। जैसे इसमें से ऑप्शन देखें तो उत्पाद कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, बिक्री कर। तो इसमें जो अप्रत्यक्ष कर है वो 1, 2 और 4 है, यानी उत्पाद कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, जबकि संपत्ति पे लगने वाला कर जो होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। तो याद रखेंगे, उपयुक्त में से उत्पाद कर, सीमा कर, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, जबकि संपत्ति कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। 46वां प्रश्न है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक जो है वो भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो गिद्धों की संख्या को कम करने के लिए कौन उत्तरदायी है। आइब्रोफोर्फेन और एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन या डाइक्लोफिनेक। तो वास्तव में ये जो दवाएं हैं, इन दवाओं में से एक दवा ऐसी है जो गिद्धों के विनिष्टीकरण का कारण बना है, और इसको आपने पढ़ा भी होगा, ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी प्रश्न में आया था। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है। डाइक्लोफिनेक जो है वो प्रायः पशुओं को दर्द निवारक दवा के रूप में दिया जाता था, जिससे पशुओं की जब मृत्यु होती थी तो उन्हें फेंकने के बाद गिद्धों के द्वारा खाया जाता था, और ये दवा गिद्धों के लिए जो है वो काफ़ी हानिकारक थी। अतः डाइक्लोफिनेक दवा के कारण जो है वो गिद्धों की संख्या आज 90% तक घट गई। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, वो डाइक्लोफिनेक दवा है जो जानवरों को दी जाती थी। वर्तमान में इस दवा पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे गिद्धों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 87वां प्रश्न जो है वो है, गैसोहोल मिश्रण। गैसोहोल मिश्रण किस किस से बनता है। ऑप्शन है, 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल को मिला करके, 70% पेट्रोल और 30% एल्कोहल को मिला करके, 60% पेट्रोल और 40% एल्कोहल को मिला करके, या 50% पेट्रोल और 50% एल्कोहल को मिला करके। तो गैसोहोल जो मिश्रण होता है ये वास्तव में जो है ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। 90% जो है पेट्रोल और 10% मात्र एल्कोहल मिलाया जाता है। वो एल्कोहल भी इथेनॉल के रूप में मिलाया जाता है, और इन्हीं दोनों के मिश्रण से तैयार होता है गैसोहोल। ये वास्तव में हरित ऊर्जा के लिए जो है एक प्रमुख पहल है। ये ऊर्जा उत्पादन करने में अत्यधिक ऊर्जा उत्पादित करते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी कम प्रदूषित होते हैं। तो इसलिए जो है ये गैसोहोल जो है वो काफ़ी चर्चा में रहता है, और
वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जो है ये काफ़ी सक्रिय रूप से जो है चर्चा में है। 48वां प्रश्न है, किन गुणों में हार्मोन और एंजाइम भिन्न होते हैं? तो हार्मोन और एंजाइम में क्या अंतर हमको देखने को मिलता है, यही इस प्रश्न का मूल है। ऑप्शन है, ये केवल जानवर में पाए जाते हैं, ये केवल पौधों में पाए जाते हैं, ये चयापचय के दौरान नष्ट नहीं होते हैं, ये सभी प्रोटीन नहीं हैं। तो वास्तव में इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी प्रोटीन नहीं है। यानी हार्मोन और एंजाइम में अंतर क्या होता है? तो एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन, एमिनो एसिड और एस्टेरॉयड आदि से बनते हैं। तो इस प्रकार से हार्मोन की दृष्टि से और एंजाइम को जो है प्रोटीन की दृष्टि से देखें तो ये दोनों में भिन्नता दिखाई देगी। एंजाइम उपयोग के बाद रासायनिक संरचना को बनाए रखते हैं, इसलिए इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। यानी शरीर में जो एंजाइम होते हैं वो निरंतर पाचन के क्रिया में काम आते हैं, जबकि उपयोग के बाद हार्मोन की जो रासायनिक संरचना होती है वो बदल जाती है, इसके बाद यह इसका पुनः उपयोग नहीं हो पाता है। तो ये एक सबसे बड़ा अंतर है। इसके अलावा प्रोटीन से निर्माण के संबंध में जो है ये दोनों में अंतर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है ऑस्टियोमलेशिया, जीरोफैथलेमिया या फिर एनीमिया या फिर स्कर्वी। तो इसका जो सही उत्तर जो है कि विटामिन ए के कमी के कारण जो रोग होता है वो होता है जीरोफैथलेमिया। ये क्या होता है? तो ये आँखों से संबंधित रोग है। विटामिन ए की कमी से जो है यानी रेटिनॉल की कमी के कारण जो है रतौंधी या जीरोफैथलेमिया जो है बीमारी जो है वो होती है। तो ये याद रखेंगे कि आँखों से संबंधित रोग जो है मुख्य रूप से विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है 50वां प्रश्न, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक कौन होता है? तो आप अंगार गैस का नाम सुने होंगे। ये अंगार गैस में क्या क्या शामिल होता है? CO, N2, CO, CO2, H2, CO2, H2N2, CH4, CO2 और CO। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो वायु अंगार गैस जो है वो CO, N2, CO2 जो है ये मुख्य रूप से इसमें शामिल होते हैं। तो वायु अंगार गैस जो है वो प्रोड्यूसर गैस के रूप में जाना जाता है। इसमें CO 32%, N2 जो है वो 65% और CO2 3% होता है, और इन्हीं सभी के मिश्रण से बनता है वायु अंगार गैस। इसका उपयोग मुख्य रूप से जो है कांच एवं धातु के जो है निष्कर्षण कराने में जो है जो उद्योग होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो अंगार गैस भी याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आज का हमारा यह 50वां प्रश्न समाप्त होता है। आप सभी से एक अपील, एक पौधा एडुटेरिया के नाम जरूर लगाएं, आसपास में हरियाली बनाएं, जीवन में खुशहाली लाएं और भविष्य में आगे बढ़ते हुए अपने मंजिल तक पहुंचे, यही शुभकामनाएं हैं। इसके अलावा आप हमारे PDF को जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया टेस्ट सीरीज से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे इस वीडियो से आप समझ सकते हैं।